In this part of narration, we shall mention the rest part of imperative sentence, that is about changing from direct to indirect speech. देखिए इसमें इम्परेटिव में लेटस वाला वाक्य कभी कभी मिलता है कि हम लोग इन्वर्टेड कामा के भीतर जाते हैं तो शुरू में लेटस दिखता है, ठीक। तो लेटस वाले वाक्य को किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाएगा, इसी चीज़ को आज सीखना है। और एक चीज़ याद नोट कर लीजिएगा कि ये लेटस वाला वाक्य जो है हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में और इंटरमीडिएट के भी बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, ठीक। तो इस लेटस वाले वाक्य को किस तरह से चेंज करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इन्वर्टेड कामा के भीतर जाएंगे, मतलब वी शैल गो इनटू रिपोर्टेड पार्ट, और रिपोर्टेड पार्ट में जाकर के सेंटेंस का प्रकार पहचानते हैं। देख रहे हैं शुरू में लेटस आया है, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी सेंटेंस के शुरू में लेटस आया हो तो तुरंत समझ जाना कि यह इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस की ये भी पहचान होती है, तो जैसे सेंटेंस पहचान लो तो तुरंत बात बाहर आ जाओ, ठीक। और बाहर आकर के एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि इस प्रकार के वाक्य को इंडायरेक्ट में बदलते समय जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे सेड टू है, इसको या तो सजेस्टेड में बदलेंगे या प्रपोज्ड में बदलेंगे। प्रपोज्ड, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना होगा कि लेटस वाले वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को या तो सजेस्टेड में बदल देते हैं या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। दो में से किसी एक में ही बदलेंगे, और के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। नहीं, कभी कभी रूल मिल जाता है, कुछ लोग बताए रहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदलते हैं, ऑर्डर में, कमांडेड में। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड में से किसी एक में ही बदला जाएगा, ठीक। और एक चीज़ याद रखना, इस प्रकार के वाक्य को इंडायरेक्ट में बदलते समय ए सेड जाएगा और टू इसी सजेस्टेड और प्रपोज्ड के साथ में उतर जाएगा। जब आप लोगों को पार्ट फर्स्ट में बता रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के बारे में असर्टिव सेंटेंस में, तो बोले थे कि इम्परेटिव में लेटस वाले वाक्य में टू सेड के साथ नहीं जाता है। तो यह वही लेटस वाला वाक्य जहां पर सेड सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलेगा और टू भी साथ में रुका रहेगा, सेड के साथ में यहाँ पर टू नहीं जाता है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट मी है। तो पहले ही बता चुका हूँ कि रिपोर्टिंग पार्ट में ना तो कभी सब्जेक्ट बदलता है और ना कभी ऑब्जेक्ट बदलता है, इसलिए ही का ही उतर जाएगा। सेड टू को सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में बदल देंगे, सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में बदल देंगे। अभी तक सेड जाता था तो टू को अपने साथ में लेकर जाता था, लेकिन यहाँ लेटस वाले वाक्य में सेड जा रहा है, टू को साथ नहीं ले जा रहा है, ठीक। ये सजेस्टेड के साथ में उतर जाता है, इस चीज़ को ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, ठीक ना। सजेस्टेड के साथ पूरे नरेशन में दो जगह, एक लेटस वाले वाक्य में सजेस्टेड और प्रपोज्ड के साथ में टू आ जाता है, एक एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम के साथ में। इसके अलावा हर जगह सेड जाता है तो टू को साथ में लेकर जाता है। तो सबसे बड़ी समझने वाली बात जो है ये है कि यहाँ पर टू सजेस्टेड और प्रपोज्ड के साथ में उतर जाएगा, ठीक। अब इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं और इस लेट को दैट बना दिया जाता है, ठीक। हमेशा याद रखना
जो इन्वर्टेड कामा के भीतर लेट आया है इसको दैट बना देते हैं। उसके बाद देखते हैं, वैसे तो इंपरेटिव कंजक्शन 2 बताया गया है, लेकिन ये देखा जाता है कि लेट दैट बन रहा है। फिर सोचा जाता है कि दैट भी तो एक कंजक्शन है, एसआईटी में पढ़ करके आए हैं, ठीक। तो ये होता है, चलो ठीक है कि जब लेट दैट बन रहा है तो इसी दैट को यहाँ पर कंजक्शन भी बना दिया जाता है। तो इस लेट को दैट में बदल देते हैं, इसी दैट को यहाँ पर कंजक्शन भी मान लिया जाता है, ठीक। और इसके बाद इस अस को कभी कभी वी में बदलते हैं, तो कभी कभी यू में बदल देते हैं, तो कभी कभी दे में बदल देते हैं, ठीक। इस अस को कभी वी में, तो कभी यू में, तो कभी दे में बदल देते हैं, ठीक। तब दिमाग में क्वेश्चन आता है, ठीक ना, कि जिसमें चाहे उसमें बदल दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको बदलने के लिए देखिए, अस जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर वी यू दे लिखने से पहले हम लोग जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है इसको देखेंगे, ठीक। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही आया हुआ है, तो देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है अर्थात आई या वी है, अगर यहाँ पर आई या वी होता तब अस को वी में बदल दिया जाता, और अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा, सेकंड पर्सन मतलब यू, तो अस को यू में बदल दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा, थर्ड पर्सन का मतलब सबको पता है, ही सी इट या किसी का नाम, ही सी इट दे या किसी का नाम, यही थर्ड पर्सन होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तब अस को दे में बदलेंगे, ठीक। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यहीं पर मिस्टेक होता है। लेट को दैट में बदल देते हैं, दैट को ही कंजक्शन मान लेते हैं, अस को वी यू या दे में से किसी एक में बदलते हैं। कब वी में बदलेंगे, कब यू में बदलेंगे, कब दे में बदलेंगे, इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखते हैं, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आप लोगों को पता है आई या वी होता है। कहने का मतलब यहाँ पर आई या वी है, तब अस को वी में बदल देंगे। और अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में यू को रखा गया है, अगर यहाँ पर यू है तो अस को यू में बदल देंगे। और अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है अर्थात ही सी इट दे या नाम है, तब अस को दे में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अस किस में बदलेगा, अस किस में बदलेगा, वी में बदलेगा कि यू में बदलेगा कि दे में बदलेगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए सब्जेक्ट को देखना होगा। देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ही आया है, ही थर्ड पर्सन होता है, ठीक। तो जब थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो इसका यह मतलब है अस दे में बदलेगा। तो तुरंत यहाँ पर हम लोग दे लिख लेंगे, ठीक। इतना सबके समझ में आ गया होगा। लेट को दैट बना देंगे, अस को दे में बदल देंगे। अस को दे या वी में बदल दे, दे वी यू में बदल देने के तुरंत बाद हमको एक चीज याद रखना होगा, दिमाग में रखना होगा कि अस को वी यू दे में से किसी एक में बदलने के तुरंत बाद या तो शुड का प्रयोग करते हैं या आर्ट टू का प्रयोग कर देते हैं, ठीक। तो देखिए आर्ट टू तो बहुत कम ही मिलता है, आप यही जानिए कि शुड का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक। तो वी यू दे में बदलने के तुरंत बाद शुड का प्रयोग कर देंगे।
अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन शुड कहाँ से आ गया, तो इसको रटना पड़ेगा कि अस को बी यू दे में बदलो, तुरंत बाद शुड का प्रयोग करो। ये रटा रटा हुआ होना चाहिए, शुड का आना, ठीक। इसी के तुरंत बाद डू का डू उतर जाएगा। दिस नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, तो आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड को डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड में बदल दिया जाता है। तो दिस का दैट होता है और वर्क का वर्क होगा, अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, इस प्रकार के सेंटेंस को समझने का सबसे पहले इन्वर्टेड कामा के भीतर जाते हैं, सेंटेंस देखते हैं। देख रहे हैं कि लेटस आया है, तुरंत समझ जाएंगे कि यह इंपरेटिव सेंटेंस लेटस वाला वाक्य है। तुरंत बाहर आएंगे, रिपोर्टिंग करके सब्जेक्ट को जो करते उतारेंगे। सेड है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलेंगे, और सेड टू है तो सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में बदल देंगे। इसी के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट को उतार देंगे, ठीक। यही टू मत भूलिएगा, ठीक, क्योंकि लेटस वाले वाक्य में सेड और टू इन दोनों के बीच में जान लो कि भयंकर लड़ाई हो जाती है, ठीक। और कभी समय था कि एक दोनों के बिना रह नहीं पाते थे, और आज ये स्थिति बन जाती है लेटस वाले वाक्य में कि दोनों एक दूसरे से कहने लगते हैं कि अब तेरे बिना है जीना, ठीक। तो कहने का मतलब इसमें क्या, ठीक। तो सेड और टू जो है, सेड अकेले चला जाता है, टू को छोड़ देता है, जो सजेस्टेड या प्रपोज के साथ में उतर आता है। तो ही सजेस्टेड टू और ऑब्जेक्ट जो करते उतर जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करेंगे, लेट को दैट बनाते हैं। उसके बाद फिर चिंतन करते हैं कि इंपरेटिव में तो कंजक्शन टू बताया गया है, कहाँ से दैट आ रहा है। तो देखिए होता है कभी कभी, ठीक ना, कि जैसे लेट एसर्टिव का कंजक्शन है, लेकिन ए आ गया। तो जैसे कभी कभी होता है कि अपने गांव वाले जो पंडित जी रहते वो ना रह करके बाहर के पंडित जी आ गए रहते, होता चलो कुछ बहरिए वाले से सुन लेते हैं, ठीक। तो वही स्थिति है कि दैट को ला करके यहाँ पर दैट को ही कंजक्शन बना देंगे, और दैट के कंजक्शन बनने के पीछे कारण है अस के बाद वाला पार्ट सब एसर्टिव बन रहा है, नहीं तो टू आता। तो और दैट को लेट को दैट बनाते, दैट को कंजक्शन मान लेते हैं, और अस को बी यू दे में से किसी एक में बदल देते हैं। देखिए कहीं कहीं कापियों में आपको रूल मिलेगा, किताबों में भी लिखा रहता है कि लेटस वाले वाक्य को इंडर्ड में बदलते समय लेटस को दैट दे शुड में बदल दिया जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि दैट दे शुड में नहीं, दैट दे शुड में तो बदल ही रहा है, ए लेटस दैट यू शुड में भी बदल सकता है, दैट भी शुड में भी बदल सकता है। तो इसीलिए दैट दे शुड अकेले जाने रहने से काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन था इसलिए दैट दे शुड हो गया। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन यू होता तो दैट यू शुड होता, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई भी होता तो दैट भी शुड हो जाता। उसके बाद आगे सेम चेंजिंग एसर्टिव की तरह कर देते हैं, ठीक। तो ये आप लोगों का लेटस वाला वाक्य कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, इसी तरह से चेंज किया जाएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम उतरेगा, सेड टू सजेस्टेड टू प्रपोज टू में से किसी एक में बदल जाएगा, लेट कंजक्शन का रोल अदा करेगा, दैट बन जाएगा, अस बी यू दे में से कोई एक बन जाएगा, इसी बार शुड लग जाएगा। फिर वर्ब और नजदीकता दिखाने वाला शब्द प्रोनाउन वगैरह मिलता है, तो जैसे एसर्टिव में चेंज करते थे उसी तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये आपका लेटेस्ट वाला वाक्य हो गया, इसको देखिए और इस तरह का जितना एक्सरसाइज में सेंटेंस मिलता है उनको चेंज कीजिए। अब देखिए कभी कभी एक्सरसाइज में हम लोग जाते हैं तो लेट के बाद अस नहीं रह करके कोई दूसरा शब्द आया होता है, तो जब लेट के बाद अस ना हो तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि ही सेड
ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी स्लीप नाउ, लेट मी स्लीप नाउ। जैसे एग्जाम्पल है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट मी स्लीप नाउ। लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, स्लीप मीन्स सोने, नाउ मीन्स अब मुझे सोने दो। ठीक, उसने मुझसे कहा अब मुझे सोने दो। ठीक, इस वाक्य को इंडायरेक्ट में चेंज करना है। तो हम देख रहे हैं कि लेट तो शुरू में आया हुआ है। अगर लेट शुरू में है, समझ जाना इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस होने पर लेट शुरू में दिखता है। और लेट के बाद कभी कभी अस आया रहता है। तो जब लेट के बाद अस आया रहता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की दूसरी विधि है, जो अभी इसके पहले बताया मैं। और कभी कभी लेट के बाद अस नहीं रहता है, तो जब लेट के बाद अस ना हो तो इसको इनडायरेक्ट में बदलने का दूसरा तरीका है। तो हमें इसको नोट कर लेना कि जब लेट के बाद अस ना हो, अस को छोड़कर कोई दूसरा शब्द आया हो। जैसे देखिए यहाँ पर अस ना कर नहीं आया हुआ है। ठीक, तब ऐसे वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते समय ये जो रिपोर्टिंग वर्ब आप लोग देख रहे हैं, इस रिपोर्टिंग वर्ब को या तो एडवाइज्ड में बदल देंगे, ठीक, और या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। दो में से किसी एक में इसको रट डालिएगा, दो के अलावा किसी तीसरे में बदलने के बारे में मत सोचिएगा, इसे रटना पड़ेगा। अगर लेट के बाद अस को छोड़कर कोई दूसरा शब्द आया है, तब इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक, और अगर अस रहता है तो बताए थे सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। ठीक, तो इस चीज को याद कर डालिएगा। इन दोनों के अलावा किसी और में बदलने को मत सोचिएगा। ठीक, या तो एडवाइज्ड में या तो रिक्वेस्टेड में। और एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड में भी ज़्यादा पसंदगी वाला एडवाइज्ड है, जाने रहना। ठीक, बहुत ज़्यादा दो है तो दो में से तो भाई अंतर तो होगा ही। ठीक, दो उंगली हो, इस दो उंगली में अंतर दिख रहा है। ठीक, एक बड़ी दिख रही है, कुर्सी छोटी दिख रही है, तो दो है तो दो में से तो एक ज़्यादा अच्छे होंगे ही, कंपैरेटिव डिग्री। तो फिलहाल चाहे जिसका यूज करना, चाहे एडवाइस में बदल देना, चाहे रिक्वेस्टेड में, सही दोनों होना है। ठीक, तो इसको इंडायरेक्ट में बदलते समय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों को सेम उतार लेंगे। तो ही का ही उतर जाएगा। ठीक, और इस सेड को, सेड क्या, सेड टू को यहां से फिर सेड के साथ में टू जाने लगेगा, सेड के साथ टू, इस सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देंगे, एडवाइज्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट मी उतार लेंगे। ठीक, तो ही एडवाइज्ड मी। ठीक, सिर्फ लेटस वाले वाक्य में सजेस्टेड और प्रपोज के साथ में टू नीचे उतरता है साथ में, और उसके बाद जैसे लेट के बाद अस में ये नहीं है, तो फिर यहाँ से सेड और टू दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, फिर साथ में जीने लगते हैं। और इसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे। ठीक, और इम्परेटिव में कंजक्शन बताया गया है टू, तो इसमें भी कंजक्शन लगेगा टू। अब कुछ लोग सोच में पड़ गए कि लेट को लेटस वाले में तो लेट को दैट में बदला गया था, आखिर यहाँ पर लेट को क्यों दैट नहीं बना रहे हैं? तो लेट को दैट यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। ठीक ना, अभी इस तरह सीख लो कि इस प्रकार के वाक्य को इंडायरेक्ट बदलने के दो तरीके हैं। ठीक, उसको भी बताता हूँ कि लेट कैसे दैट में बदलता है। ठीक,
तो ही एडवाइज्ड मी, तो कंजक्शन के रूप में टू का यूज कर दीजिए, एडवाइज्ड मी टू। और ये जो लेट है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेट माने होता है देना, ठीक, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए लेट का लेट ही उतार दिया जाएगा, ठीक। उसी के बाद ए मी है जो कि प्रोनाउन दिख रहा है, वो भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तुरंत यहीं से हम लोग सब्जेक्ट के पास चलते हैं, ठीक। तो सब्जेक्ट में यहाँ पर ही है, ठीक। तो और यहाँ पर मी वर्ब के बाद में है। वर्ब के बाद में कोई भी प्रोनाउन रहता तो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ही यहाँ से चलेगा मी के जगह पर बैठने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग ना, ही सब्जेक्ट का रूप है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट का रूप धारण करेगा, ठीक। तो ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चेंजिंग वाले कॉलम में जाकर के देखो कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो उसमें आपको मिलेगा कि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। तो ही हिम बनेगा और तुरंत आ करके मी के जगह पर बैठ जाएगा, लेट हिम। और स्लीप का स्लीप ही उतर जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर एक बात तो समझ में आया कि टू आ रहा है इसीलिए लेट का फर्स्ट फॉर्म लग जा रहा है, चल गया। और लेकिन यहाँ पर तो स्लेप्ट होना था, इसको तो सेकंड फॉर्म में बदलना था, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट में क्रिया बदलती है, पास्ट बन जाती है। तो इसको क्यों स्लेप्ट नहीं किया गया, इसको क्यों सेकंड फॉर्म में नहीं बदला गया? तो ऐसा सोचने वाले छात्र हमेशा दिमाग में रख लेंगे कि अगर कहीं पर लेट आया है तो लेट के अंदर एक टू छिपा रहता है, ठीक। लेट के अंदर लेट रूपी घर के दरवाजे को खोलोगे ना तो लेट के भीतर आपको टू मिलेगा, ठीक। यही कारण है लेट के बाद में भी कोई वर्ब आती है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, ठीक। हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगती है, सेकंड नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे लेट के पहले टू दिख रहा है वैसे स्लीप के पहले भी टू है। कुछ लोग सोचने पड़ गए कि स्लीप के पहले टू है तो लिखा क्यों नहीं गया है। लिखा इसलिए नहीं गया है क्योंकि लेट में एक टू हमेशा छिपा रहता है। तो अगर ये जो है लेट अगर अपने टू को बाहर कर दे तो यहाँ पर लिखा जा सकता है, लेकिन ये बाहर नहीं करेगा। और यहाँ पर टू लिख देंगे तो एक ही बहरिया टू, एक ही अंदरवा टू, टू टू स्लीप हो जाएगा। और टू टू स्लीप अच्छा लगेगा बोलने में? नहीं लगेगा। यही कारण है कि लेट के बाद हमेशा वर्ब लिखो तो फर्स्ट फॉर्म में ही लिखो, इसमें भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा। और नाउ को पता है, नाउ मीन्स अब होता है। ये नजदीकता प्रकट करने वाला शब्द है और नजदीकता प्रकट करने वाले शब्द को दूरी प्रकट करने वाले शब्द में चेंज कर दिया जाता है, अर्थात नाव को देन में बदल दिया जाता है। नाव को किस में चेंज कर देते हैं? देन में चेंज कर देते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट सेम उतर जाएगा, ऑब्जेक्ट सेम उतरेगा, सेट टू या तो एडवाइस बदलेगा या तो रिक्वेशन बदलेगा, कंजक्शन टू लग जाएगा, लेट जो का त्यों उतर जाएगा, प्रोनाउन जैसे बदलता था वैसे बदल जाएगा, और स्लीप का भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा क्योंकि इसके पहले लेट में टू है, और नाउ का देन बन जाएगा। इस प्रकार से अगर लेट के बाद अस नहीं है तो इस प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसी तरह चेंज किया जाता है। या इस प्रकार के सेंटेंस को चेंज करने का एक और मेथड है, ठीक, उसको भी समझ लो, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़ना, इसी से आप लोग चेंज करना, ठीक।
क्योंकि वो आप लोगों को थोड़ा हार्ड भी लग सकता है। और जानकारी भी बता दे रहा हूँ, जो समझ सके समझ सकते हैं। तो जैसे एक तरीका और है कि ही को ही लिख लेंगे, सेट टू को एडवाइज्ड में बदल देंगे, मी का मी हो जाएगा। इस लेट को जैसे लेटेस्ट वाले वाक्य में लेट को दैट बनाए थे। कुछ छात्रों का क्वेश्चन है, जैसे गोपाल पूछ रहा है कि यहाँ पर क्यों लेट को दैट नहीं बनाएंगे, तो मैं कहता हूँ गोपाल से कि लेट को दैट बना सकते हो। ठीक, बना दे रहा हूँ। कैसे बना दो लेट को दैट? जैसे लेटेस्ट वाले वाक्य में लेट को दैट बनाया, दैट को कंजक्शन मान लिए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लेट को दैट बनाओ, दैट को कंजक्शन मान लो। ठीक, इसी के बाद इस मी को ना सब्जेक्ट का रूप देना पड़ेगा। तो बताइए सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या होता है? सबको पता है कि मी का सब्जेक्ट आई होता है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो इन मी का सब्जेक्ट होता आई। ठीक, तो मी को लेट के बाद आए हुए नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना देते हैं। जब ये सब्जेक्ट बन जाए तो इसको प्रोनाउन चेंज कर देते हैं। जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है ना, तो और यहाँ पर आई भी सब्जेक्ट है, तो ही को सब्जेक्ट के जगह पर जाना है तो सब्जेक्ट के ही रूप में आएगा, तो ही का सब्जेक्ट ही होता है ना। और इसके बाद इस चीज़ को रखना होगा कि ही एडवाइज मी दैट, जब आई इसी के बाद में ही चेंज कर लेने के बाद हम लोग आर्ट would have to, he would have to का यूज करेंगे। ठीक, he advised me that he would have to, और उसी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्लीप और नाउ का देन। ठीक, इस तरह से भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस सरल तरीका यही है। इसी तरह से किताबों में भी एग्जाम्पल देखेंगे, चेंज मिलता है। इसी तरह से हर टीचर बताता है। ठीक, तो जानने के लिए जानते दोनों रहिए, लेकिन चेंज यही पहली वाली विधि से कीजिए। ठीक, तो लेट के बाद अगर अस नहीं है तो इसको ऐसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक, अब इसी के आधार पर जितने भी एग्जाम्पल मिले एक्सरसाइज में आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब इसी के बाद हम लोग चौथे प्रकार का जो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इम्परेटिव कंप्लीट हो गया। इम्परेटिव में जितना बता दिया हूँ इतना पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज लेकर के बैठिए, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगा। एक्सरसाइज का हर सेंटेंस आसानी से आप इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब इसी के बाद जो फोर्थ काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक, जिस वाक्य को पढ़ने से हम अपने आप को विस्मित कर जाएं। और ऐसे वाक्य कैसे होते हैं? जैसे कोई दुख भरा वाक्य सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, या कोई खुशहाली से भरा हुआ वाक्य, कोई आश्चर्यचकित करने वाला वाक्य। कहने का मतलब यह है कि जिस वाक्य के द्वारा सुख, दुख या आश्चर्य प्रकट हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन होती है अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, तो इसमें क्या है, कैसे पहचानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होता है? तो जब इन्वर्टेड कामा के अंदर जाएंगे तो हमको एलास दिखेगा।
एक चिन्ह जरूर दिखेगा, आह आया होगा, ओह आया होगा, हुर्रा मिलेगा, और ब्रेवो, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, और इलास आ ओ हुर्रा ब्रेवो कांग्रेचुलेशन, या कभी कभी हाउ या वाट आ अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो हमेशा याद रखना कि इलास आ ओ ये तीनों दुख सूचक होते हैं। दुख सूचक कहने का ये भाव है कि इलाश आ ओ ये दुख में बोले जाते हैं। जैसे आपका कोई मित्र हो, वह एग्जाम में फेल हो गया हो, और आप आकर के अपने घर में कहते इलास माई फ्रेंड फेल्ड, तो घर वाले सोचेंगे कि इसको अपने मित्र के असफलता पर दुख है, तभी इलास आह ओ लगा करके बोल रहा है। और अगर डायरेक्ट कहते हो कि ही फेल्ड, तो होगा कि इनको खुशहाली है, जो है कुल प्रचार कर रहे हैं कि मित्र फेल हो गया। ठीक, तो कुल मिलाकर के इलास आओ जितने भी दुख सूचक वाक्य आप बोलिए, उसके पहले इलास आ वो जरूर लगाइए, और इलास आ वो लगा रहे जान जो ये दुख सूचक वाक्य। और हुर्रा जो होता है इस सुख के समय में बोला जाता है, इस सुख सूचक होता है। अगर आप प्रसन्न हैं, कोई प्रसन्नता से भरा हुआ सेंटेंस बोलने की इच्छा है, तब उसे बोलने से पहले हुर्रा बोलो। हुर्रा, हुर्रा, ही पास्ड, आई गॉट प्राइज, एक सुख सूचक होता है अगर हुर्रा मिलेगा। ब्रेवो, जैसे किसी के कार्य को देख करके हमारा हृदय बहुत खुश होता है, तो अपने मुंह से निकलता है शाबाश। तो ये ब्रेवो, शाबाशी किसी को बोलना है तब ब्रेवो का यूज करके बोला जाता है। ब्रेवो, ही इज बॉलिंग वेल, ना शाबाश बढ़िया बॉलिंग कर रहा है। ठीक, और कांग्रेचुलेशन, देखिए कांग्रेचुलेशन मीन्स होता है बधाई। कांग्रेचुलेशन मीन्स क्या होता है? बधाई। ठीक, ये कब बोला जाता है? ठीक ना, हमेशा याद रखना सफलता मिलने के बाद कांग्रेचुलेशन बोला जाता है। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं सफल होने के लिए आपको बधाई। ठीक, सफल होने के लिए नहीं, सफलता पर आपको बधाई। ठीक, जैसे किसी भी कार्य में किसी को सफलता मिल जाए, किसी का कार्य हो जाता है, तो उसमें उसे बोला जाता है बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। और हाउ या वाटा कब बोला जाएगा? जैसे कुछ आश्चर्य वाले वाक्य होते हैं। ठीक, तो आश्चर्य वाले वाक्य को हम बोलते हैं तो हमेशा बीच में कितना या कितनी निकलता है हिंदी में। ठीक, कितना सुंदर संसार है, या संसार कितना सुंदर है। इस वाक्य को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि आश्चर्यचकित हूं, तुम कितने अच्छे हो। क्या प्रश्न पूछ रहा हूं? ऐसा लग रहा है कि अच्छाई को देख करके आश्चर्यचकित है, तभी ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन करते समय कितना या कितनी की अंग्रेजी सबसे पहले हाउ या व्हाट आया रहता है, अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा। अगर इस तरह का इन्वर्टेड कामा के भीतर मिलता है तो तुरंत समझ जाना यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक, ये सब बताने के पीछे यही कारण है कि आप इन्वर्टेड कामा के भीतर जैसे जाओ
तुरंत सेंटेंस पढ़ो कि पहचान जाओ कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। उसके बाद अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे, कंजक्शन कौन सा लगाएंगे। ठीक, तो देखिए पहले रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात करता हूँ। अगर इस प्रकार का सेंटेंस मिलता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदला जाएगा। देखिए अगर रिपोर्टेड पार्ट में लास्ट आ हुआ है वो मिलेगा तो समझ जाना कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब ना इस क्लेम्ड विद सारों में बदलेगी। ठीक, किसमें चेंज होगी, इस क्लेम विद सारों में। ठीक, देखिए इस क्लेम मीन्स क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, इस क्लेम विद सारों में क्यों बदला जाता है। देखिए इस क्लेम डिक्शनरी उठाओगे, इस क्लेम की मीनिंग देखोगे ना तो उसमें दिखेगा कि इस क्लेम माने होता आश्चर्यचकित हो करके बोलना। ठीक, और इलास ओ ये बता रहा है कि अंदर दुख भी है। ठीक, इसीलिए विद प्रीपोजिशन का यूज करके आगे सारो भी जोड़ दिया, सारो माने दुख होता है। तो इस पूरे की मीनिंग क्या हो गया, दुख पूर्वक आश्चर्यचकित होकर के बोला। ठीक, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड रहेगा या सेड टू रहेगा वो इस क्लेम में बदल जाएगा। अंदर एलास आ ओ जो रहेगा इसको हटा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि विद सारो बाहर आ जा रहा है। ठीक, और इसी प्रकार से अगर इन रिपोर्टेड पार्ट में हुर्रा रहेगा तब आप लोगों की रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो इस क्लेम्ड विद जॉय में चेंज होगी। ठीक, इस क्लेम्ड विद जॉय में बदलेगी। अब इस क्लेम्ड विद जॉय वही आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, आश्चर्यचकित होकर के बोला। अगर ब्रेवो रहता है तब रिपोर्टिंग वर्ब को या तो अपलाउडेड में चेंज कर देना, अपलाउड मीन्स होता है शाबाशी देना, या अपलाउडेड सेइंग में बदल देना। दो में से किसी में भी चेंज कर सकते हो। वैसे तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट रहता तो अपलाउडेड सेइंग में बदलते, ऑब्जेक्ट ना होने की अवस्था में अपलाउडेड में बदलते हैं। और अगर इन्वर्टेड कामा के भीतर आपको कांग्रेचुलेशन शब्द मिल जाएगा तो इंडैट में चेंज करते समय कांग्रेचुलेशन शब्द को हटा दीजिएगा और रिपोर्टिंग वर्ब को कांग्रेचुलेटेड में बदल दीजिएगा, कांग्रेचुलेटेड में चेंज कर दीजिएगा। और अगर मान लीजिए एक्सरसाइज करते समय आप देखते हैं कि रिपोर्टेड पार्ट में शुरू में हाउ या वाटा आया है, ठीक ना, तो हाउ या वाटा आया होगा तब रिपोर्टिंग वर्ब को इस क्लेम्ड में बदलिएगा। अब कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है इस क्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलेंगे। ठीक, तो देखिए इस क्लेम्ड का मतलब ही होता है आश्चर्यचकित हो करके बोलना, तो आगे विद सरप्राइज बहुत सही नहीं लगता है। नहीं तो वो दो बार आश्चर्यचकित पूर्वक आश्चर्यचकित हो करके बोला तो दो बार मुझसे आश्चर्यचकित बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए अगर हाउ या वाटा वाले वाक्य को इंडैट में चेंज करने को कहा जाएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को सिर्फ इस क्लेम में ही बदल देना चल जाएगा। ठीक, और इस दूसरा क्वेश्चन हम इसके बाद, चलो ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज करना समझ में आ गया। आप लोग कहे कि सर ठीक है एलास आ हो रहेगा तो इनको हटाएंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को इस क्लेम विद सारो बदल देंगे, हुर्रा रहेगा इस क्लेम विद जॉय बदल देंगे, ब्रेवो रहेगा अपलॉडेड से बदल देंगे, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेट बदल देंगे, वाटा हाउ रहेगा तो इस क्लेम बदल देंगे। लेकिन कंजक्शनवा कौन सा लगेगा। ठीक, तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी कंजक्शन दैट का यूज होता है, नोट कर लेना। दैट क्यों लगता है, क्योंकि इन सभी शब्दों के बाद, इनको हटाने के बाद जब शेष बचे हुए पार्ट को पढ़ोगे रिपोर्टेड पार्ट का तो असर्टिव नज़र आता है, कर्ता से शुरू हुआ नज़र आता है। तो जो सेंटेंस कर्ता से शुरू होता है वो असर्टिव होता है, और असर्टिव बनने के बाद उसके पहले जो कंजक्शन लगता है वो दैट ही लगता है। तो यही कारण है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी
कंजक्शन दैट का यूज होगा। इसी के बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस बताऊंगा, ऑप्टेटिव में भी कंजक्शन दैट लगेगा, ठीक ना। देखिए 3 टेंस में 5 होते, 5 में से 3 में दैट लगेगा। इस असर्टिव में दैट बताया, एक्सक्लेमेटिव में दैट बता रहा हूँ, और ऑप्टेटिव में भी दैट लगेगा। तो इसमें लिख सकते हो कि कंजक्शन के रूप में दैट का यूज होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन कौन सा आएगा, नोट कर लेना, कंजक्शन दैट का यूज होगा, ठीक। अब इसी के इतना समझ जाने के बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक, चेंज करके। तो यही मेन है, अगर एक्सक्लेमेटरी में इतना आपके समझ में आ गया तो जान लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। फिलहाल एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको सीखते हैं एक दो, ठीक, कैसे चेंज होगा। जैसे है सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा कैलाश आई एम ruined, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। जैसे सी सेड, उसने कहा कैलाश मतलब खेद है या दुख है, दुख की बात है, ठीक। आई एम ruined, आई का मतलब मैं, आई मीन्स हूँ, ruined मतलब बर्बाद हो गई, ठीक। मैं तो बर्बाद हो गई, तो कोई बर्बाद होएगा तो दुखी तो रहेगा, इसलिए एलास का यूज हुआ है। तो एलास आने का मतलब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है, तुरंत समझ जाओ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक। और तुरंत चेंज करते समय बाहर आओ, अंदर एलास आ वो मिलता है, तब रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम भी सारों बदल दिया जाएगा, ठीक। तो चेंज करते समय सब्जेक्ट सी लिखेंगे, सेड को एक्सक्लेम्ड भी सारों में बदल देंगे, ठीक। देखिए एक्सक्लेम्ड भी सारों बदल देने के बाद अंदर से इस एलास को हटा देते हैं, ठीक। क्यों हटा देंगे, क्योंकि एलास दुख प्रकट कर रहा है ना, और सारों मीन्स क्या होता है, दुख है तो होता है। ये जो विद सारों आ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जुड़ करके, इसी के कारण आ रहा है। तो इसमें इसका जो भाव था वो रिपोर्टिंग पार्ट में आ गया, इसीलिए अब ये बिना भाव का हो गया, निरर्थक हो गया। तो बिना भाव का हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसको हटा देंगे, ठीक ना सर। क्योंकि इसका दुख वाला जो भाव था ये विद सारों में आ गया, इसीलिए अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, अंदर से एलास हटा दिया जाएगा इसीलिए। और आगे सेंटेंस असर्टिव दिख रहा है, कंजक्शन दैट आता है असर्टिव में, तो आगे हम लोग दैट लगा देंगे, ठीक। प्रोनाउन चेंज करेंगे, आई को सी के अनुसार बदलेंगे, सी हो जाएगा। टेंस बदलेंगे तो एम का पास्ट वाज हो जाएगा, रुइनड का रुइनड रहेगा। इसी तरह से डायट से डायट चेंज कर देंगे। और एक चीज ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए कि सेड टू मी होता, ठीक, सेड टू मी होता अर्थात ऑब्जेक्ट आया होता, तो इस एक्सक्लेम्ड के बाद, एक्सक्लेम्ड के तुरंत बाद टू उतरता और ए ऑब्जेक्ट भी उतर जाता है, और विद सारो विद जॉय ऑब्जेक्ट के बाद में लग जाता है, तो इसका बन जाता सी एक्सक्लेम्ड टू मी विद सारो दैट सी वाज रुइन्ड, ठीक। तो अगर मान लीजिए यही बताए थे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट आया है तो टू एक्सक्लेम्ड के साथ में उतर जाता है, ठीक। और लेटेस्ट वाले में सजेस्टेड और प्रपोज्ड के साथ में उतर जाता है। पूरे नरेशन में यही दो जगह है जहां सेड अकेले जाता है, टू बदली हुई रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लग जाता है, ठीक। और कहीं पर ऐसा नहीं होता है, और हर जगह सेड जाता है तो टू को साथ में ले जाता है। एक एग्जाम्पल इसका और देखता हूँ, क्योंकि वहीं पर प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, वो कठिन भी लगता है सबको, ठीक। वो है हाउ या व्हाट आ वाला। जैसे
सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा, हाउ ब्यूटीफुल द अर्थ इज, पृथ्वी कितनी सुंदर है। ठीक, उसने कहा पृथ्वी कितनी सुंदर है। ठीक, तो उसने कहा पृथ्वी कितनी सुंदर है, सबसे पहले सेंटेंस पहचानते हैं। देख रहे हैं शुरू में हाउ आया, अगर शुरू में हाउ या व्हाट आया, अंत में मार्क आप एक्सक्लेमेशन लगा हो, तुरंत समझ जाओ ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक, और इसको कैसे चेंज करते हैं, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट आ से स्टार्ट हो, तब रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, तो शी का सी हो जाएगा, शेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। और इसमें ऐसे वाक्य में कंजक्शन दैट लग जाता है। दैट क्यों लगता है, क्योंकि इस पूरे को ना अभी हम एसआईटी में चेंज करेंगे। ठीक, हाउ ब्यूटीफुल द अर्थ इज, इसको पूरा एसआईटी बनाएंगे। अब सबसे कठिन काम आप लोगों को लगता है कि इसको कैसे एसआईटी में बदलें, तो एसआईटी में बदलना बहुत आसान है। ये आप लोग हाउ देख रहे हो ना, हाउ या व्हाट आ शुरू में आया रहेगा। इस हाउ या व्हाट आ को वेरी में या ग्रेट में बदल दिया जाता है। ठीक, एसआईटी में बदलते समय